हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट। एंड यार, अब तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स भी काफ़ी पास आ ही गए हैं यार। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज योर प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो यार आज हमारे इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर ये होने वाला है। इसके बाद हमारी बचेगी इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स यार आपकी बस रट्टा मारने वाला है पूरा। जैसे आपकी ज्योग्राफी है वैसे ही आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स है। तो यार उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा कि आपके बोर्ड्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपके सीईटी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो यार जितना मैं कराऊंगा उतना मोर देन एनफ होगा। एंड आज हम लोग ले आए हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एंड ये आपका लास्ट वाला होने वाला है, लास्ट लेक्चर होने वाला है इस पर्टिकुलर बुक का। ठीक है ना यार, फिर तो बस ख़त्म है यार अपना। फिर मैं एमसीक्यूज़ वगैरह आपको ज़रूर करवाऊँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड यार मैं ना बस इंपॉर्टेंट चीज़ें लाया हूँ इस चैप्टर की, पूरा नहीं लाया हूँ यार। पूरा कराने में बहुत ही टाइम वेस्ट होएगा। जितना आएगा उतना ही पढ़ते हैं ना यार, क्यों एक्स्ट्रा हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करें। इससे अच्छा किसी और चीज़ में आप वो टाइम अपना इन्वेस्ट कर लेना, है ना, किसी और सब्जेक्ट में कर लेना। तो चलो यार, सबसे पहले हमें ये देखना है, ये बाय द वे मेरे पिछले साल के नोट्स है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इनको यूटिलाइज़ कर लिया जाए। हमें ये देखना है यार कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। तो देखो, एग्रीगेट डिमांड हमारी वैल्यू होती है किस चीज़ की, ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा जो पीपल यानी कि जो हमारे लोग हैं वो प्लान करते हैं टू स्पेंड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी। ठीक है, तो यार जब भी आपको इसकी अगर डेफिनेशन बताने को आए कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड या फिर डिफाइन एग्रीगेट डिमांड, फिर आप लोग क्या लिखोगे, एग्रीगेट डिमांड इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान। ठीक है, ये मत प्लीज़ भूलना यार, प्लान टू स्पेंड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये आएगा भी बोर्ड्स में ऑफकोर्स आ सकता है। एंड सीईटी में इससे रिलेटेड आपके क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, पक्का से आएंगे। ठीक है, तो यार ये आपका बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन ये आ सकती है, थोड़ा सा और आप इसका बढ़ा चढ़ा के लिख देना तो ये आपका पूरा हो जाएगा। अब यार हम लोग जब भी किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, तो फिर यार उसमें हमारा एक ना एक क्या एसोसिएटेड होता है, कंसेप्ट एसोसिएटेड होता है या फिर कॉम्पोनेंट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वैसे ही हमारे यार एग्रीगेट डिमांड के भी हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, यानी कि 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड और एक्सपेंडिचर, जिसको अपन लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स, जिसको अपन लोग डिनोट करते हैं आई से। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो अपन लोग डिनोट करते हैं जी से। फिर आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट विच इज़ डिनोटेड बाय एक्स माइनस एम। फिर यार ये आपका ना डिस्कस करने को भी आ सकते हैं आपके चारों कंपोनेंट्स से। मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा तो मैं आपको इसका पूरा एक सोल्यूशन एज इट इज़ ले आके दिखा दूंगा। ठीक है, कि आपको लिखना कैसे है। बट हाल फिलहाल के लिए आप अभी बस इतना देख लो कि हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हमारे कंपोनेंट्स होते कौन कौन से। ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड और एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसको अपन लोग सी से डिनोट करते हैं। तो यार वो हमारा रेफर करता है टू द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय ऑल हाउस होल्ड्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका आपको अगर बताऊँ तो फिर यार वो है हाउस होल्ड्स डिमांड फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड या फिर एक्सपेंडिचर में हमारा क्या आता है, वो हमारे यार बताता है कि यार टोटल प्लान एक्सपेंडिचर कितना है जो हमारे हाउस होल्ड्स करेंगे ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये होता है हमारा सी, यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड और एक्सपेंडिचर। जब हम लोग बात करते हैं यार इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स की, तो फिर हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। फिलहाल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, ये रेफर करता है हमारा यार कि प्लान एक्सपेंडिचर कितना है बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स हमारे कौन कौन से हो गए, जैसे यार हो गया हमारा मशीन्स हो गई, हमारी बिल्डिंग्स हो गई, हमारी इन्वेंट्री हो गई। ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी कैपिटल एसेट्स। ये आते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स में। इसके 2 टाइप्स हैं हमारे, पहला हमारा इंड्यूस्ड, द सेकेंड वन इज ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारी पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं टू द लेवल ऑफ इनकम। पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं किससे, टू द लेवल ऑफ इनकम। एट हाई लेवल ऑफ इनकम, यानी कि यार अगर इनकम का लेवल हाई होगा तो फिर जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होएगा वो ऑफकोर्स इंक्रीज ही होएगा, राइट। देन द सेकेंड वन इज ऑटोनॉमस, ये आपका ये ग्राफ है इंड्यूस्ड का। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है,
ऐसी इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी और लेवल ऑफ इनकम। क्या मतलब, अब आप लोग यार ये देख रहे होगे कि मैंने ना इसका जो ग्राफ बनाया है, ये मैंने यार ज़ीरो से नहीं शुरू किया है, या फिर मैंने इसको अपवर्ड स्लोपिंग नहीं बनाया, ना ही तो मैंने इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया, बल्कि इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों है? क्योंकि यार अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी होएगी तभी भी आपको यार पेट तो भरना ही है ना अपना, फिर आपकी कुछ डिमांड होएगी ऑफ कोर्स सी बात, इसलिए इट इज़ नेवर ज़ीरो, या फिर इट इज़ नेवर अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या है हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस? हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये आपका आ सकता है बोर्ड्स में कि यार बताओ क्यों हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, फिर आपको ये बताना है क्योंकि भाई ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी बंदे की डिमांड तो रहेगी यार, उसको अपना पेट तो भरना ही है, तो फिर उसकी जो आगे की डिमांड है वो ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यही था हमारा, तो आए तो आप इसको बता देना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। आगे देखते हैं। अगला है हमारे यार, हमारी 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज़ होती हैं। पहला होता है हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी, दूसरा होता है हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी, एंड द फोर्थ वन इज़ 4 सेक्टर इकोनॉमी। बट इसके पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, तो फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही होता है यार हमारा कि गवर्नमेंट ने कितना टोटल प्लान एक्सपेंडिचर करा है ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, ताकि वो फुलफिल कर पाए द कॉमन नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, दैट इज़ वॉट हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट तो आप जानते ही हो यार, एक्स माइनस एम उसका फॉर्मूला है। इसको अपन लोग डिफाइन करते हैं एज अ डिफरेंस बिटवीन द डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक कंट्री बाय फॉरेन कंट्रीज एंड डोमेस्टिक कंट्रीज डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारा डोमेस्टिक कंट्री, ये हमारी फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो यार अब मैंने कुछ प्रोड्यूस करा है ना, इसने भी कुछ प्रोड्यूस करा, राइट। ठीक है, दोनों ने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करा, बट अब मुझे इसकी बनाई हुई कमोडिटी चाहिए और इसको मुझे, है ना। फिर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की कहानी आ जाती है, तो इन्हीं के ही डिफरेंस को अपन लोग क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ए डिफरेंस बिटवीन द डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री बाय फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जो गुड्स मैंने अपनी देश में प्रोड्यूस करें उसकी क्या कितनी है, डिमांड कितनी है एक फॉरेन कंट्री में, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो भाई इसका हमारा डिफरेंस ही कहलाता है क्या, नेट एक्सपोर्ट। एक्स माइनस एम इज द फॉर्मूला। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्या होती है हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी? ही होती है हमारी यार, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। 3 सेक्टर में होती है हमारी सी प्लस आई प्लस जी, 4 सेक्टर में होती है हमारी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में एम। ये आपका CET में पक्का आएगा, तो प्लीज़ अच्छे से करना। बोर्ड्स में भी आ सकता है बट उतना लाइकली नहीं है बोर्ड्स में आने को, सो या। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है यार, एग्रीगेट सप्लाई होती है यार हमारी मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारा प्रोड्यूस्ड जो हमारे जो फर्म्स हैं या फिर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मतलब चाह रहे हैं कि सप्लाई करने के एक इकॉनमी में ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, या फिर आप कह लो एक फाइनेंशियल ईयर में। और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमारी इक्वल होती है किसके, नेशनल इनकम की, दैट इज़ वाई। अगला है हमारा यार कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है हमारा एग्रीगेट सप्लाई के। पहला कॉम्पोनेंट हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द सेकेंड वन इज सेविंग्स। ठीक है, AS इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू C प्लस S। ये क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है, राइट। तो इसको अच्छे से करना आप लोग प्लीज़। एंड ये देखो, अब मैं कुछ आपके लिए ना ग्राफ्स लाया हूँ, तो इनको आप प्लीज़ एक बारी अच्छे से देख लेना, है ना, प्रैक्टिस कर लेना कि ठीक है यार, अगर मुझे बोल लें इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर या फिर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बताने को, तो फिर मैं उसको कैसे बताऊँगा। ठीक है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को, तो ये थोड़ा सा गलत बनाया, आई एम रियली सॉरी, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो यार जज मत करना। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का आपका कैसे बनता है ग्राफ, ये देखो, है ना, और एक ये चला गया देखो, एंड एक हमारा यहाँ से चला गया, क्या चला गया हमारा यहाँ से, इन्वेस्टमेंट आई। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे आती है हमारी इनकम, यहाँ पे आती है हमारी क्या, इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। ग्राफ्स हैं यार ये, तो प्लीज़ अच्छे से करके जाना ग्राफ्स जितने भी हैं, है ना। ये देखो यार, ऐसे ही हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन का जो मैंने आपको बताया था यार, ये कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता है। इनकम यहाँ पे आ गई, इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पे आ गई, और ये क्या हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये हमारे कुछ ग्राफ्स हैं यार, इनको आप प्लीज़ अच्छे से करना, ठीक है, ताकि फिर आपको ही हेल्प होगी अच्छे से करने में इसको, ठीक है। ये होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सही है, ये भी मैंने सही बनाया, बस कुछ कुछ थोड़ी सी जगहों पे गलती हो गई है, तो भाई माफ़ करिएगा। एंड देन आता है हमारा ए इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, है ना। ये पूरा ये जो हमारा ग्राफ बना है, ये आपको सारे याद करके जाने पड़ेंगे जितने भी ग्राफ्स हैं हमारे, ठीक है। तो भाई यही है, अच्छे से करके जाना। एंड देन ये मैं वैसे प्रैक्टिस कर रहा था ग्रेड सप्लाई, तो डोंट वरी यार, अभी सब बताऊंगा मैं एक एक चीज़ आपको। एंड भाई देखो, कुछ चीज़ें ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफ, ठीक है। कैसे बनता है यार ये, यहाँ पे आपका आ जाता है सेविंग, एंड यहाँ पे आ जाता है आपका डिससेविंग, ठीक है। फॉरमोस्ट राइट में आता है आपके सेविंग, फॉरमोस्ट लेफ्ट में आता है आपका डिससेविंग, ठीक है। एंड देन एक आता है आपका, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। दो टाइप्स की हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है, मैं अभी लेके आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ अभी बैठ के आराम से, है ना। एक होता है हमारा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दो टाइप की एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं हमारी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी, राइट। एंड देन यही ग्राफ्स जितने भी इंपॉर्टेंट है यार, मैं सब आपके लिए ले आया हूँ, पिछले साल के मेरे बनाए हुए हैं, तो इनको अच्छे से करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यही सब आ जाएंगे यार आपके, है ना। एंड इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप में आपका बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, पक्का पक्का से आएगा, ठीक है। 6 मार्कर मैक्स टू मैक्स, बहुत ही हाई चांसेस हैं यार कि आ सकता है, तो अच्छे से करके जाना। एंड ये देखो, यहाँ से आ सकते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, कहाँ पे CVT में एज वेल एज आपके बोर्ड्स में। तो जब भी आप लोग ADAS के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ADAS के फॉर्मूलेज आप लोग रट्टा लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूलेज ये हैं, ठीक है। जैसे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है हमारा, C/Y। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है हमारा S/Y। APC, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था यार, APC इज इक्वल टू 0.8, देन हमें APS निकालने को बोल सकते हैं। एंड APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1 होता है हमारा, ठीक है। एंड इसी से APS, ये यार सिंपल यूनिटरी मेथड भी क्या यार, सिंपल है बहुत, है ना। APS को आप LHS पर रखो, APC को आप RHS में भेज दो, 1 माइनस APC हो जाएगा, APS आपका 0.2 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन ऐसे हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है हमारा, ΔC//Y। दे देंगे आप लोगों को क्वेश्चन में कि यार y इज इक्वल्स टू हमारा 100 है, C इज इक्वल्स टू 80 है, Y1 हमारा 150 है, C1 हमारा 100 है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा हमारा चेंज इन वैल्यू होता है, चेंज इन बेसिकली, हाँ, चेंज इन वैल्यू होता है, तो फिर आप डिफरेंस निकाल लोगे तो फिर आपको डेल्टा मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे आ जाएगा हमारा। सिमिलरली है हमारा MPS इज इक्वल्स टू ΔS/ΔY। एंड कुछ इसी तरीके से हमारा MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू हमारा 1 होता है हमेशा। एंड देन C+S होता है हमारा Y के इक्वल, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला है यार हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है यार, इसमें आपका देखो यार, न्यूमेरिकल आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं, तो अच्छे से करके जाना। क्या अच्छे से करके जाना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स के हमारे यार 3 फॉर्मूलेज होते हैं। K को मैं डिनोट कर सकता हूँ ΔY/ΔI से, या तो मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ K इज इक्वल्स टू 1/MPS से, राइट। और अगर ये भी नहीं तो फिर मैं उसको किससे डिनोट कर सकता हूँ, मैं उसको डिनोट कर सकता हूँ 1/MPS, या फिर K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो ऐसे कुछ आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर। किस में भाई, ऑफ कोर्स बोर्ड्स में, राइट। कोई बड़ी बात नहीं यार, ये पूरा का पूरा ही उठा के दे दें। एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके कि यार मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज़ 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ इन्फिनिटी। ये आपका आ सकता है, CET में पक्का आएगा, है ना।
तो प्लीज़ अच्छे से करना है इसको। CVT में शर्त लगा लो यार, पक्का आएगा। एंड देन हमारा MPC एंड APC, इनका रिलेशनशिप, मिनिमम वैल्यू हमारी MPC की होती है 0, मैक्सिमम होती है 1, एंड APC इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली MPS यार मिनिमम होती है 0, मैक्सिमम होती है 1। APC कैन बी नेगेटिव बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, बस इसमें तो इतना ही था इम्पोर्टेंट। एंड देन ये आपका इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम हमारी कब पाई जाती है यार? इक्विलिब्रियम तब हमारी फुलफिल या फिर सेटिस्फाई होती है जब मेरा AD इज इक्वल्स टू AS आ जाए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई आ जाए मेरा। ठीक है, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा उस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा मेरा यार इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम में यार मेरा पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है यार कि ठीक है, इसके आगे अगर मैं जाऊँगा तो फिर हो सकता है कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं, बट इस पॉइंट पे ठीक है, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज स्मूथ, राइट। एंड देन C+I इज इक्वल्स टू वाई। AD हमारा डिनोट करा जाता है एज C+I, AS होता है हमारा Y। ठीक है, C बार क्या होता है हमारा? C बार होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। MPC ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप लोग देख लेना एक बार। एंड देन यहीं से ही मेरा आता है यार C+I इज इक्वल्स टू वाई। C को मैं कैसे कैसे डिनोट कर सकता हूँ? C को मैं डिनोट कर सकता हूँ C बार प्लस MPC इंटू में Y प्लस I इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, एंड यहीं पे यार मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार, नेशनल इनकम Y। ठीक है, तो यार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आएगा, बिल्कुल आएगा, सो प्लीज़ अच्छे से करके जाना। एंड देन ये है मेरा भाई, देखो मैं सही सही बताऊँ तो ये आपका पक्का आएगा बोर्ड्स में। ठीक है भाई, लिख के ले लो, तो प्लीज़ अच्छे से करके जाना है इसको, कुछ भी मत अगर करके जाना तो ये तो ज़रूर करके जाना। सारे ग्राफ्स आपको आने चाहिए, है ना, सारे ही आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए, एंड टू एंड सारे ही आपको ये टर्म्स आने चाहिए, एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट सेविंग हमारा रेफर करता है टू द एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर। और तो और में जो एक्सपोज्ड या फिर एक्चुअल सेविंग है वो होती है मेरी यार सम टोटल ऑफ प्लान्ड सेविंग एंड अनप्लान्ड सेविंग, राइट। एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है मेरी? एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द रियलाइज्ड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो यार दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, एक्सपोज्ड सेविंग एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, दोनों ही अलग चीज़ें हैं, इनका अच्छे से करके जाना, आएगा ये पक्का आएगा। ठीक है, मेरी बात मान लेना। एक्सपोज्ड या फिर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है मेरी सम टोटल ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान इन्वेस्टमेंट। It must be noted that exposed saving and exposed investment are equal at all levels of income. ठीक है, दिस इक्वालिटी बिटवीन द टू इज ब्रॉट बाय फ्लक्चुएशंस इन एन इकॉनमी। आपको यार रटना हो तो रटना, बट कुछ भी करके जाना, बट ये मत प्लीज़ छोड़ के जाना क्योंकि ये आएगा ये पक्का। अगला आता है यार हमारे दो टाइप्स की एम्प्लॉयमेंट है। पहली होती है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मेरी रेफर करती है टू द सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क and able to work at the existing wage rate get work without any undue difficulty. फॉर एग्जाम्पल यार मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, है ना, ये सिचुएशन ही ऐसी होती है जिसमें जो लोग हैं मेरे वो विल कर रहे हैं यार, यानी कि वो चाह रहे हैं कि वो काम करें, और तो यार वो काम कर भी पा रहे हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, गेट वर्क, और तो यार उनको काम मिल पा रहा है बिना किसी डिफ़िकल्टी के, राइट। उसमें भी हमारे दो टाइप से आ जाते हैं यार, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है मेरी? ये मेरी रेफर करती है टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, विच जो हमारी एग्जिस्ट ही करती है ड्यूरिंग पीरियड वेयर इन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड जॉइन सम अदर। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में कोई टीचर है आपके इकोनॉमिक्स की, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ठीक है ना, तो क्या करती हैं वो आपका स्कूल छोड़ देती हैं, बट वो अगले हफ्ते दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लेती है, तो दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है मेरी? इट रिफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन्स एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। इट इज़ एसोसिएटेड विद अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकॉनमी। फॉर एग्जाम्पल यार कंप्यूटराइजेशन की वजह से जो वर्कर्स थे यार, जो मेरे पजेस नहीं करते थे इनफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगी, वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है मेरा यार इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मेरी क्या होती है? ये मेरी वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क। यानी कि यार
ऐसे लोग मेरे जो चाह रहे हैं काम करना पर उनको काम मिल नहीं पा रहा है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, दैट इज़ वॉट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसे यार आप वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ लेना, ईजी है, समझ जाओगे आप लोग। ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं ले आया था। तो यस, एंड अब आते हैं यार कि हमारी सिग्निफिकेंस क्या है 45 डिग्री लाइन की। तो अब सुनो, जो मेरी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो मेरी आती कैसे है। एग्रीगेट सप्लाई यार मेरी तब आती है जब मैं कंजम्पशन और सेविंग स्केड्यूल्स को ऐड कर दूँ। ठीक है, तो यार जो मेरी स्ट्रेट लाइन होती है वो मेरी ऑब्टेन करी जाती है, जो मेरी ओरिजिनेट करती है फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वो मेरी बना देती है 45 डिग्री का एक एंगल। ठीक है, देयर बाय स्टैब्लिशिंग अ रिलेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। इन सभी पॉइंट्स पे जो 45 डिग्री लाइन पे पाए जाएंगे वहाँ पे जो कंजम्पशन है मेरी इक्वल होगी इनकम पे। ठीक है यार, फिर वही है कि कीन्जियंस इकोनॉमिक एनालिसिस में मेरा हेल्प करता है, इसलिए एक 45 डिग्री लाइन का क्या ले लिया गया, मार्जिन ले लिया गया आप कह लो, या फिर मैं कह दूँ यार एक मतलब अजम्पशन ले ली गई 45 डिग्री का, है ना, ताकि मेरे कीन्जियन थ्योरी में जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो यार थोड़ा आसानी से हो पाए। तो इसीलिए बस क्या आता है मेरा, हमारा आ जाता है एक यार 45 डिग्री का चेंज, या फिर आपके लिए 45 डिग्री का एक एंगल बन जाता है, थीटा बन जाता है, राइट। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा भाई इंडियन इकोनॉमिक्स, है ना, MCQs करेंगे भर भर के अच्छे से बिल्कुल, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एंड अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो एंड आप लोगों को लग रहा हो कि भाई ये मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो प्लीज़ यार बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा दोबारा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि यार मुझे भी पहली बार में ये सब कुछ भी नहीं समझ में आया था, तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की चिंता। सो ऑल आर वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर प्रैक्टिकल्स एज वेल। मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल आर वेरी बेस्ट। एंड प्लीज़ भाई स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़, एंड मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।